एक घंटे के बाद कार एक बहुत ही बड़े और शानदार मेंशन के बाहर आकर रुकती है। मेंशन का पूरा एंट्रेंस लग्जरी और पावर को रिफ्लेक्ट कर रहा था। कार रुकते ही बॉडीगार्ड्स जॉन्गकुक को अपने बीच लेकर मेंशन के लेकर ले जाते हैं। जैसे ही जॉन्गकुक उन बॉडीगार्ड्स के साथ लिविंग रूम में एंटर करता है, उसकी नज़र सामने जाकर ठहर जाती है। लिविंग रूम के बीच वाले बड़े काउच पर पहले से ही एक उम्र दराज आदमी बिल्कुल किसी किंग की तरह शांत और ऑथोरिटी के साथ बैठा हुआ था। एक हाथ में उसने ड्रिंक का ग्लास पकड़ा हुआ था, जबकि दूसरे हाथ की उंगलियों के बीच सिगरेट थी। उसके चेहरे पर उम्र के साथ आई हुई सख्ती और आंखों में ऐसी गहराई थी जिससे सामने वाला बिना कुछ कहे ही प्रेशर महसूस कर सके। ये थे मिस्टर दाई यंग किम, ताइयांग के फादर और किम फैमिली के हेड। जॉन्गकुक अपनी बड़ी डोई लाइक आंखों से उन्हें नर्वस होकर घूर रहा था। उसके दिल की धड़कनें धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने पावरफुल आदमी ने उसे अचानक यहाँ क्यों बुलाया है। तभी दाइयांग किम अपनी डीप और ऑथोरिटेटिव आवाज़ में कहते हैं, जियोन जॉन्गकुक, बैठो। जॉन्गकुक कुछ पल चुप रहता है, फिर अपनी घबराई हुई आवाज़ में संभालते हुए पूछता है, सर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं और आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? ओल्ड मैन के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो अपनी सिगरेट को एस्ट्रे में बुझा देता है और ड्रिंक का ग्लास भी सामने टेबल पर रख देता है। फिर वो सीधा जॉन्गकुक की तरफ देखते हुए कहता है, मैं ताइयांग का फादर हूँ, दाइयांग किम। ये सुनते ही जॉन्गकुक की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, किम फैमिली के हेड, ताइयांग के फादर, लेकिन वो अचानक मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? जॉन्गकुक के दिमाग में सवालों का सिलसिला चल ही रहा होता है कि अचानक दाइयांग किम कुछ पेपर्स जॉन्गकुक के तरफ उछल देते हैं। पेपर्स सीधे जॉन्गकुक के चेहरे से टकराते हुए फिर जमीन पर बिखर जाते हैं। जॉन्गकुक एकदम से सहम जाता है। वो नीचे पड़े पेपर की तरफ देखता है और फिर धीरे से दाइयांग किम की तरफ। दाइयांग किम ठंडी आवाज़ में कहते हैं, पार्क वायन, तुम्हारे चाइल्डहुड स्वीटहार्ट और तुम्हारी एक्स वाइफ, तुम मेरे बेटे के करीब सिर्फ उस औरत के ट्रीटमेंट के लिए, उसके पैसे का इस्तेमाल करने के लिए इरादे से आए थे, है ना? जॉन्गकुक का चेहरा एक पल में सफ़ेद सा पड़ जाता है। वो घबराई हुई आवाज़ में कहता है, नहीं नहीं मिस्टर किम, बात वैसी नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। लेकिन दाइयांग किम उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे रोक देते हैं। बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम स्ट्रेट हो। फिर भी तुमने गे होने का नाटक किया और मेरे बेटे की ज़िंदगी में जगह बनाई। ये बेहद घटिया हरकतें हैं। जॉन्गकुक की आंखें और ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। उसका गला जैसे सूख जाता है और उसके पास जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं बचता। जॉन्गकुक मन ही मन कांपते हुए सोचता है, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ताइयांग को पता चल गया कि मैं इतने दिनों से उसे झूठ बोल रहा था, तो वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। दाइयांग किम कुछ पल जॉन्गकुक को गौर से देखते हैं, फिर उनके एक्सप्रेशन में हल्की सी दिलचस्पी नज़र आती है। वो कहते हैं, तुम में टैलेंट तो है, ताइयांग का पहला प्यार अपनी जगह, लेकिन तुम पहले इंसान हो जिसके साथ मैंने उसे इतनी जल्दी सेटल्ड होते हुए देखा है। जॉन्गकुक ये सुनकर और भी अनईजी हो जाता है। उसका दिल समझ नहीं पा रहा था कि मिस्टर किम की ये बात तारीफ थी या फिर वार्निंग। दाइयांग किम अपने राइट हैंड मैन की तरफ एक छोटा सा इशारा करते हैं। वह आदमी तुरंत अपनी पॉकेट से एक पेन निकालकर दाइयांग किम की तरफ बढ़ा देता है। दाइयांग किम अपनी चेक बुक निकालते हैं। वो बिना किसी जल्दी के उसमें एक अमाउंट लिखते हैं, फिर चेक जॉन्गकुक की तरफ बढ़ा देते हैं। उसकी आवाज़ बिल्कुल सीधी और फैसला सुनाने जैसी होती है। ये 5 मिलियन है, इसे ले लो और हमेशा के लिए ताइयांग की दुनिया से गायब हो जाओ। जॉन्गकुक की नज़र चेक पर जम जाती है। 5 मिलियन, वही अमाउंट जिसके लिए वो इतने दिनों से हर मुश्किल सह रहा था, वही पैसा जो वाइन के ट्रीटमेंट को आगे बढ़ा सकता था। लेकिन इस चेक को देखते ही जॉन्गकुक के दिल में एक अजीब सा बोझ भी उठता है। वो कुछ देर तक बिल्कुल चुप रहता है। उसके दिमाग में ताइयांग का चेहरा, उसकी आवाज़, उसका जॉन्गकुक को प्रोटेक्ट करना और उसके साथ गुजारे हुए पल एक एक करके आने लगते हैं। जॉन्गकुक अपनी आंखें झुका लेता है। काफ़ी देर तक सोचने के बाद आखिरकार वो टेबल के ऊपर रखा हुआ चेक धीरे से उठा लेता है।
जंकुक बहुत हल्की आवाज़ में खुद से कहता है, ये ठीक है। फिर वो अपनी सारी उलझान को छुपाते हुए दाइयांग किम की तरफ देखता है और धीमी लेकिन फैसला कर चुकी आवाज़ में कहता है, ओके मिस्टर किम, प्लीज़ फिक्र मत कीजिए, मैं ये पैसा ले लूँगा और उसे अपनी तरफ से खुद ही छोड़ दूँगा। मैं दाइयांग की ज़िंदगी से पूरी तरह गायब हो जाऊँगा। जंकुक की बात सुनकर मिस्टर दाइयांग किम हल्की सी हंसी हंसता है और उस हंसी में मजाक से ज़्यादा एक ठंडी सी निराशा थी। फिर वो लो वॉइस में कहते हैं, तो वाकई दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे पैसों से खरीदा ना जा सके। दाइयांग का पहला प्यार भी बिल्कुल वैसा ही था। पता नहीं मेरा बेटा बार बार तुम जैसे लोगों की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो जाता है। जंकुक ये सुनकर अंदर से बुरी तरह से हर्ट होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो बस अपने दोनों हाथों को कसकर मुट्ठी में बंद कर लेता है। उसकी उंगलियां टेंशन की वजह से एक दूसरे में दब जाती हैं। मिस्टर किम के साथ मीटिंग खत्म होने के बाद दाइयांग किम अपने आदमियों की तरफ देखकर कहते हैं, इसे वही छोड़ आओ जहाँ से तुम लोग इसे लेकर आए थे। जंकुक तुरंत धीमी आवाज़ में कहता है, नहीं सर, ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊँगा। मिस्टर किम जंकुक की तरफ दोबारा नहीं देखते। वो काउच से उठते हैं, अपने राइट हैंड मैन की तरफ एक नज़र करते हैं और फिर बिना कुछ कहे लिविंग रूम से बाहर निकल जाते हैं। जंकुक कुछ पल वही खड़ा रहता है। उसकी मुट्ठी में अभी भी वो चेक था, लेकिन उसके दिल में अजीब सी खाली जगह बन चुकी थी। फिर वो जितनी जल्दी हो सके मेंशन से बाहर निकल आता है। मेंशन के एंट्रेंस के बाहर पहुंचते ही जंकुक रुक जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो सामने देखते हुए मन ही मन कहता है, तो ये सब कुछ सच में ख़त्म हो गया। अब मुझे उससे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे हर दिन उसके सामने डर के साथ झूठ बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर मेरे दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है। आखिरकार जंकुक अपने घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ जाता है। वो दोनों हाथों से अपने बालों को पकड़ लेता है और बेचैनी में उन्हें खींचने लगता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो टूटी हुई आवाज़ में खुद से कहता है, मैं उसे छोड़कर जाने के लिए इतना रिलक्टेंट क्यों हूँ। तभी जंकुक का फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है। वो तुरंत अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है। स्क्रीन पर दाइयांग का नाम देखते ही उसका दिल एक पल के लिए जोर से धड़क उठता है। वो बिना देर के कॉल रिसीव कर लेता है। दाइयांग की डीप वॉइस दूसरी तरफ से सुनाई देती है, तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए? क्या कॉफ़ी खरीदने में 2 घंटे लगते हैं? जंकुक अपने आंसू को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, सॉरी दाइयांग, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा था, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। दाइयांग कुछ पल चुप रहता है, फिर पूछता है, वहाँ से कैसी आवाज़ आ रही है? क्या बारिश हो रही है बाहर? बेवकूफ़, तुम अम्ब्रेला लेना भूल गए है ना? जंकुक अपनी आवाज़ को नॉर्मल रखने की कोशिश करता है और कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। दाइयांग की आवाज़ में छुपी हुई टेंशन साफ महसूस होती है। वो कहता है, जहाँ हो वही रोको, वहाँ से हिलना भी मत, मैं अभी ड्राइवर को तुम्हें लेने भेज रहा हूँ। जंकुक की आंखों से एक और आंसू निकल पड़ता है। वो धीरे से कहता है, थैंक यू दाइयांग, मैं सच में बहुत खुश हूँ। दाइयांग अपनी यूजुअल कोल्ड टोन में कहता है, बस अब ज़्यादा बात मत करो, आज मैं तुम्हारे लिए एक नया कस्टम मेड कोट लेकर आया हूँ, वापस आकर उसे पहनकर देखना। जंकुक कुछ पल चुप रहता है, फिर धीमी आवाज़ में कहता है, ओके, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। इतना कहकर जंकुक तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। फ़ोन को कुछ पल अपने हाथ में देखने के बाद जंकुक मन ही मन कहता है, मुझे माफ़ कर देना दाइयांग, मुझे तुमसे दूर जाना ही होगा। जंकुक तुरंत फ़ोन से सिम कार्ड निकालता है और उसे पास पड़े डस्टबिन के अंदर फेंक देता है। शाम को ऑफिस की मीटिंग ख़त्म करने के बाद दाइयांग मेंशन में वापस आता है। मेंशन के अंदर एंटर करते ही वो सबसे पहले सर्वेंट से जंकुक के बारे में पूछता है। दाइयांग सीधा पूछता है, जंकुक कहाँ है? सर्वेंट नर्वस होकर जवाब देता है, सर जंकुक अभी तक घर नहीं पहुँचे, सुबह जब वो घर से निकले थे उसके बाद से अभी तक वापस नहीं आए। ये सुनकर दाइयांग के एक्सप्रेशन में तुरंत बदलाव आ जाता है। उसकी आंखों में कंसर्न और टेंशन साफ दिखाई देने लगती है। दाइयांग हॉल में इधर से उधर वॉक करने लगता है और बार बार जंकुक को फ़ोन करता है, लेकिन हर बार फ़ोन मिलाने पर ही एक ही जवाब सुनाई देता है, आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो इस समय उपलब्ध नहीं है। दाइयांग की बेचैनी धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगती है।
वो फ्रस्ट्रेशन में कहता है, डैम इट जंगकुक फ़ोन उठाओ, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। तयंग गुस्से में फ़ोन को फ्लोर पर फेंक देता है और दांतों के बीच से कहता है, कमीना। उसका गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। वह अपने बालों को दोनों हाथों से पकड़कर खींचने लगता है। गार्ड्स उसे शांत करने के लिए और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तयंग किसी भी बात नहीं सुनता, किसी के भी नहीं। तयंग मन ही मन सोचता है, वो कभी मेरी कॉल्स इग्नोर नहीं करता, क्या उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं। एक ख्याल आते ही तयंग का चेहरा और सीरियस हो जाता है। वो तुरंत टेबल के ऊपर से कार कीज उठाता है और जंगकुक को ढूंढने के लिए मेंशन से बाहर निकल जाता है। कार में बैठते हुए तयंग अपने आदमियों को ऑर्डर देता है, जंगकुक का एड्रेस पता करो। हो सकता है वो अपने पुराने घर को याद कर रहा हो और कुछ वक्त बिताने के लिए वही चला गया हो। तयंग खुद कार ड्राइव करते हुए जंगकुक को ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ ही मिनट बाद उसके एक आदमी का फ़ोन तयंग के पास आता है। तयंग तुरंत कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से आदमी कहता है, सर, हमने मिस्टर जॉन के एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए एड्रेस को चेक किया है। तयंग की आवाज़ तुरंत सीरियस हो जाती है। वो कहाँ है? क्या तुम लोग उसे वापस लेकर आए हो? दूसरी तरफ से कुछ पल की खामोशी होती है। फिर इन्फॉर्मर कहता है, नहीं बॉस, वो एड्रेस फेक था। वो जगह 3 साल पहले ही डेमोलिश हो चुकी है। इट इज़ एन एम्प्टी लॉट नाउ। ये सुनते ही तयंग की आंखों में एक गहरी और खतरनाक सीरियसनेस उतर आती है। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर और कस जाते हैं। तयंग स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए कोल्ड टोन में कहता है, क्या फेक एड्रेस? वो फेक एड्रेस क्यों यूज़ करेगा? दूसरी तरफ इन्फॉर्मर सीरियस आवाज़ में कहता है, बॉस, हमने एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से कांटेक्ट किया है। उसके सोशल सिक्योरिटी नंबर का आधा रिकॉर्ड और उसके पुराने रेज्यूम की कुछ इन्फॉर्मेशन भी फ्रॉस्ट निकली है। इस सुनकर तयंग कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। उसकी आंखों में हैरानी के साथ साथ शक भी गहरा होता जा रहा था। तयंग तुरंत अपना लैपटॉप ऑन करता है और जंगकुक से जुड़ी सारी अवेलेबल डिटेल्स एक एक करके चेक करने लगता है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेज़ी से चल रही थी, जबकि उसकी आंखें स्क्रीन पर मौजूद हर इन्फॉर्मेशन को बहुत ध्यान से पढ़ रही थी। कुछ देर बाद तयंग डिसबिलीफ में धीमी आवाज़ में कहता है, इम्पॉसिबल। वो इतना ऑनेस्ट है, वो मुझसे झूठ कैसे बोल सकता है? उसके चेहरे पर कन्फ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन दोनों साफ नज़र आ रहे थे। फिर तयंग मन ही मन सोचता है, जंगकुक, तुम्हारे बारे में मैं अभी भी कितना कम जानता हूँ। तयंग ने अपने आदमियों को जंगकुक को हर पॉसिबल जगह ढूंढने का ऑर्डर दिया, लेकिन जितनी भी कोशिश की गई जंगकुक का कहीं कोई पता नहीं मिला। आखिरकार तयंग को वापस मेंशन लौटना पड़ा। मेंशन में एंटर करने के बाद भी उसके चेहरे पर टेंशन बनी हुई थी। जंगकुक का अचानक गायब होना और उसकी फेक इन्फॉर्मेशन ने तयंग के दिमाग में हज़ारों सवाल खड़े कर दिए थे। तयंग सीधा अपने होम ऑफिस की तरफ जाता है। वो दरवाज़ा खुलता है और अंदर एंटर करते ही अचानक रुक जाता है। उसकी नज़र अपनी चेयर पर बैठे एक आदमी पर पड़ती है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके फादर है, मिस्टर तयंग किम थे। तयंग के चेहरे पर एक पल के लिए जेन्युइन सरप्राइज आ जाता है। वो दरवाजे के पास खड़ा रहकर अपने फादर की तरफ देखता है और कहता है, फादर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। और हाँ, आप लोग, मैं जितनी भी कोशिश करूँ, जितनी भी इंटरेस्टिंग स्टोरी क्यों ना अपलोड करूँ, आप लोग एक्टिव नहीं हो पहले की तरह। और फिर आप लोग, कुछ लोग, सब नहीं, ब्लेम करते हो मुझे। क्यों? मैं आप लोग रोमांटिक एपिसोड सुन पाऊँ इसलिए मैंने दूसरा अरेंजमेंट नहीं किया है, ताकि आप लोग वहाँ जाकर इसे एंजॉय कर सको, स्टोरी बोरिंग ना लगे। आप लोगों के लिए मैंने दूसरा ऑप्शन भी सिलेक्ट किया, जबकि यूट्यूब पर मैं इसे अपलोड नहीं कर सकती। आप लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन पता है, हर एक को पता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम हर एक यूट्यूब चैनल पर है। और जो लोग अभी भी बहुत शान से ये सब कुछ ओपनली यूट्यूब पर शेयर कर रहे हैं, कभी ना कभी वो लोग भी प्रॉब्लम फेस करेंगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है चैनल को बचाना, ना कि उन व्यूअर्स के बारे में सोचकर चैनल को खतरे में डालना। उनके लिए स्टोरी की कोई वैल्यू नहीं है, उनके लिए बस रोमांस सब कुछ है। और मैं हर दिन स्टोरी अपलोड कर रही हूँ, रोमांटिक स्टोरी। क्या सिर्फ वही रोमांस है? हाँ, बातों से या फिर स्टोरी लाइन से रोमांटिक नहीं होता स्टोरी। लगता है इन लोगों से मुझे जानना पड़ेगा,
इन सब लोग प्रोफेसर्स हैं इन सब में। इनसे मुझे सीखना पड़ेगा कि रोमांस क्या होता है। इतना ज़्यादा सेल्फिश लोग मैंने आज तक नहीं देखा। स्टोरी लाइन मैं शेयर कर रही हूँ एवरीडे, फिर भी चैनल छोड़कर जा रहे हैं, स्टोरी पर लाइक नहीं दे रहे हैं। क्यों? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि 1000 टाइम बेटर है मेरी स्टोरी लाइन दूसरे चैनल से, 1000 टाइम बेटर है। मेरे फीड में जब बहुत सारे व्यूज़ के साथ कुछ कुछ स्टोरी मेरे सामने आते हैं, फिर मैं 1-2 मिनट सुनकर देखती हूँ कि क्या है इसमें जो इसे लाख व्यूज़ मिले हैं। जब मैं सुनकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती हूँ कि इतनी बेकार सी स्टोरी को लाख व्यूज़ कैसे मिल गए और लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। 4K 5K लाइक सीरियसली मानना पड़ेगा, आप लोगों की पसंद बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बहुत ज़्यादा। इन लोगों के लिए मैं अपने चैनल को खतरे में नहीं डाल सकती। जिनको स्टोरी पसंद आई है वो लोग लाइक ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।